भाइयों और बहनों, कोई भी देश केवल दूसरों से ज्ञान मांगकर, उनकी नकल करके या उनके ज्ञान का अनुयायी बनकर वैश्विक सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता। यदि किसी देश को विश्व में सम्मान हासिल करना है, तो उसे सदैव नए ज्ञान और नई टेक्नोलॉजी का सृजनकर्ता बनना होगा। हमें अपने भारत को नवीन ज्ञान और अत्याधुनिक तकनीक का जनक बनाना होगा, ताकि हमारा राष्ट्र दुनिया का सबसे उन्नत और शक्तिशाली देश बन सके। हमें भी चीन की तरह ही डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी का आविष्कार करना होगा। तभी हम अपने भारत को 2047 तक विश्व का सर्वाधिक विकसित राष्ट्र बना पाएंगे। आइए आज हम सोचें और यह निर्धारित करें कि किस समस्या के समाधान के लिए हम कोई नया आविष्कार कर सकते हैं। हमें समस्या और उसके समाधान की दिशा को समझने और तय करने के लिए आज एक संवाद करना है। प्राकृतिक आपदाओं का पूर्वानुमान विज्ञान की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। आप सभी भलीभांति जानते हैं कि भूकंप, आंधी, तूफान और सुनामी जैसी आपदाओं की पूर्व सूचना हमारे पास नहीं होती। इस वजह से हम समय रहते किसी भी प्रकार का बचाव नहीं कर पाते। पिछले 5 वर्षों में विश्व की प्रमुख प्राकृतिक आपदाएं और उनकी क्षति का आंकड़ा कुछ इस प्रकार से है। सन 2024 का चक्रवात मिल्टन और इस तूफान ने अमेरिका में भारी तबाही मचाई, जिससे लगभग 5,12,000 करोड़ का आर्थिक नुकसान हुआ और 25 लोगों की जान गई। सन 2024 का चक्रवात हेलेन, जिसने अमेरिका, क्यूबा और मेक्सिको में तबाही बरपाई थी। इस तूफान से इन देशों में लगभग 4,69,000 करोड़ का नुकसान हुआ और 232 लोगों की मृत्यु हुई। सन 2024 का चीन में बाढ़, और इस बाढ़ से 315 लोगों की जान गई और लगभग 1,33,000 करोड़ का आर्थिक नुकसान हुआ। सन 2024 का चक्रवात यागी, जो दक्षिण पूर्व एशिया में तबाही लाया था। इस तूफान ने म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड और लाओस में भारी तबाही मचाई, जिससे 800 लोगों की मृत्यु हुई और 1,07,000 करोड़ का नुकसान हुआ। सन 2023 का लीबिया में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई, जिसमें लगभग 11,000 लोगों की जान गई और 10 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए। सन 2023 का हवाई में जंगल की आग से 181 लोगों की मृत्यु हुई और प्रति व्यक्ति $4,000 से अधिक का नुकसान हुआ। पिछले 5 वर्षों में भारत ने 9 प्रमुख प्राकृतिक आपदाओं को झेला है। इन आपदाओं के कारण बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है। मई 2020 में चक्रवात अम्फान ने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में धावा बोला था। इस चक्रवात में 98 लोगों ने अपनी जान गंवाई और भारत को 1,12,000 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा। यह उत्तर हिंद महासागर का अब तक का सबसे महंगा चक्रवात रहा, जिसने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। उसी साल यानी 2020 के मई और अक्टूबर के बीच भीषण बाढ़ का तांडव हुआ। बिहार, आसाम, उत्तर प्रदेश, केरल समेत कई राज्यों में बाढ़ की विभीषिका चली और भारत का 70,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। उसी साल यानी 2020 के जून महीने में महाराष्ट्र ने चक्रवात निसर्ग का दर्द झेला, जिसमें भारत का लगभग 6,600 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था और 6 लोगों ने अपनी जान गंवाई। उसी साल यानी 2020 के नवंबर महीने में तमिलनाडु और पौंडीचेरी ने चक्रवात निवार का दर्द पाया। 14 लोगों ने अपनी जान गंवाई और 5,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। उसी साल यानी 2020 के दिसंबर महीने में एक दूसरा चक्रवात बुरेवी ने तमिलनाडु और केरल को तहस नहस किया। 9 लोगों की जान गई और बहुत नुकसान हुआ। भारत के लिए सन 2020 बहुत दुखदाई साल था। इस साल लोगों ने कोरोना का कहर भी झेला था। उसके बाद 2023 में 2 चक्रवात का तांडव हुआ और भारत को 1,200 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। भारत ने 2024 में भी 2 चक्रवात की मार सहन किया और 900 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान झेला। सन 2023 का भारत में जलवायु आपदाओं के कारण लगभग हर दिन किसी न किसी मौसमी आपदा का सामना किया गया, जिससे 2,923 लोगों की जान गई, 18,04,000 हेक्टेयर फसलें प्रभावित हुईं और 92,519 मवेशी मारे गए। भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और चक्रवात के रास्ते में आता है। इस तरह की प्राकृतिक आपदा का पूर्वानुमान भारत के जानमाल की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। इन आपदाओं से स्पष्ट है कि प्राकृतिक आपदाएं अचानक आती हैं और भारी जानमाल की हानि करती हैं। हमें इनसे निपटने के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली, आपदा प्रबंधन योजनाएं
और सतत विकास की दिशा में ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। वर्तमान में हमारे पास ऐसी कोई तकनीक नहीं है जो हमें इन आपदाओं के आने से पहले सतर्क कर सके, लेकिन प्रकृति में कई ऐसे जीव हैं जो इन संकेतों को पहले ही महसूस कर लेते हैं। पक्षी और जानवर अक्सर प्राकृतिक आपदाओं के आने से पहले असामान्य व्यवहार करने लगते हैं। हाथी, कुत्ते, बिल्लियां और कई अन्य प्रजातियों में ऐसी प्राकृतिक संवेदनशीलता होती है जिससे वे भूकंप, तूफान और अन्य आपदाओं को पहले से ही भांप लेते हैं। तो क्या हम ऐसा कोई उपकरण बना सकते हैं जो इन संकेतों को समझ सके? कल्पना कीजिए, अगर हम ऐसा डिवाइस बना सकें जो पशु पक्षियों की भाषा को समझकर उसे हमारी भाषा में अनुवाद कर सके और हमारी भाषा को उनकी भाषा में बदलकर उन्हें जानकारी दे सके। इस तकनीक के माध्यम से हम पशु पक्षियों से संवाद स्थापित कर सकते हैं और उनकी भावनाओं को समझ सकते हैं। ऐसे यंत्र का प्रयोग करके हम प्राकृतिक आपदाओं के पूर्वानुमान में पशु पक्षियों की शक्ति का लाभ उठा सकते हैं। यदि हम इस प्राकृतिक चेतना का उपयोग करें तो आपदा आने से पहले ही हम सचेत हो सकते हैं। इससे हजारों लाखों लोगों की जान बचाई जा सकती है और आपदाओं से होने वाले नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। यदि हम एक ऐसा डिवाइस विकसित कर लें जो इन जीवों के व्यवहार को ट्रैक कर सके और उसे हमारी भाषा में अनुवाद कर सके, तो यह विज्ञान की एक ऐतिहासिक उपलब्धि बन सकती है। मानव मस्तिष्क पर अनुसंधान चल रहा है। यूरोपीय संघ द्वारा 600 मिलियन यूरो के बजट में एक परियोजना ह्यूमन ब्रेन प्रोजेक्ट चलाई गई थी, जिसका उद्देश्य मस्तिष्क की कंप्यूटेशनल नकल बनाना था ताकि न्यूरोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और न्यूरो डिसऑर्डर में मदद मिल सके। अमेरिका, सिंगापुर और जापान जैसे देशों में ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस का प्रयोग मस्तिष्कीय तरंगों को भाषा, इमेज और कमांड्स में ट्रांसलेट करने के लिए हो रहा है। जैसे एलोन मस्क का न्यूरालिंक प्रोजेक्ट, जो सोच से मशीन को नियंत्रित करने की कोशिश करने का उद्देश्य है। फेसबुक रियलिटी लैब प्रोजेक्ट सोचकर टाइप करने वाली तकनीक के विकास के लिए काम कर रही है। चीन ने मानव मस्तिष्क का इमोशन ट्रैकिंग का काम कर लिया है और इस तकनीक के उपयोग से वह अपने नागरिकों की निष्ठा और वफादारी का पता लगा सकती है। यह तकनीक पशु पक्षियों पर लागू हो सकती है क्योंकि पशु पक्षियों के पास भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम और विशिष्ट ब्रेन वेव पैटर्न होते हैं। डॉल्फिन, हाथी, बंदर, तोते, कौवे जैसे जीव संज्ञानात्मक रूप से उच्च स्तर के होते हैं और उनके पास संवाद की समृद्ध प्रणाली होती है। वर्तमान में प्रयोग के द्वारा देखा गया है कि एक तोता जिसने 100 से अधिक शब्दों और रंगों को सीखा और सवालों का उत्तर दिया। कुछ कुत्तों पर इजी बेस्ट स्टडीज में पाया गया कि वे इंसानों की आवाज और भावनात्मक टोन को समझ सकते हैं। डॉल्फिन्स में क्लिक और सीटी के जरिए संवाद का विस्तृत अध्ययन चल रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या पशु पक्षी भाषा ट्रांसलेटर मशीन बन सकती है? इसके लिए जरूरी होगा कि ब्रेन वेव स्कैनर, एआई बेस्ड पैटर्न पहचान प्रणाली जो ब्रेन सिग्नल्स को मीनिंग यानी अर्थ या मतलब में ट्रांसलेट करे, और जरूरी होगा मल्टीलिंगुअल फीडबैक सिस्टम का निर्माण जिससे इंसानों की भाषा को भी पशुओं और पक्षियों को समझाने लायक बनाया जा सके। जुलिंगुआ नामक स्टार्टअप कुत्तों की भौंकने की आवाज और हाव भाव को एआई से विश्लेषित करके इंसानी भाषा में बदलने का प्रयास कर रहा है। गूगल एआई और एमआईटी मीडिया लैब जैसे संस्थान भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन डिकोडिंग पर काम कर रहे हैं। प्राकृतिक आपदा के पूर्वानुमान के लिए प्रयास करने की जरूरत है। इस दिशा में वैज्ञानिक अनुसंधान किए जाने की जरूरत है। इस अनुसंधान के लिए होने वाले खर्च उतने नहीं हो सकते जितने केवल एक प्राकृतिक आपदा के कारण होता है। सन 2020 और सन 2024 के 5 साल में भारत में प्राकृतिक आपदा के कारण 1,95,700 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। प्राकृतिक आपदा के पूर्वानुमान नहीं होने और बचाव के उपाय नहीं रहने के कारण आगे भी इसी प्रकार के नुकसान की आशंका हमेशा बनी रहेगी। क्या भारत का कोई स्टार्टअप या भारत की विज्ञानम संस्थाएं पशु पक्षियों के मस्तिष्क पर काम करके एक ट्रांसलेटर मशीन का आविष्कार कर सकती है जो प्रतिवर्ष हो रहे भीषण जानमाल के नुकसान को समय पर रोक सके, नुकसान कम कर सके? मुझे पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन और आविष्कार पर होने वाला खर्च भारत में प्रतिवर्ष प्राकृतिक आपदा से हो रहे आर्थिक नुकसान की तुलना में बहुत कम होगा।
भारत ने 1,95,700 करोड़ रुपए पिछले 5 साल में प्राकृतिक आपदा के कारण गंवाया है। क्या हम इस प्रकार के नुकसान से बचना चाहेंगे? अगर उत्तर हाँ में है, तो भारत सरकार को, दूसरे कॉरपोरेट घरानों को, विभिन्न स्टार्टअप्स को पशु पक्षियों के मस्तिष्क अध्ययन और लैंग्वेज ट्रांसलेटर के आविष्कार के काम में अभी से लग जाना चाहिए। इस अनुसंधान से प्राप्त लैंग्वेज ट्रांसलेटर के आ जाने के बाद प्राकृतिक आपदा अलर्ट के लिए हर जिले में पशु पक्षियों की टीम बना सकती है कोई भी सरकार। क्या आप इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? क्या आप इस दिशा में सोच सकते हैं और ऐसा डिवाइस विकसित कर सकते हैं जो जानवरों की भाषा को समझकर इंसान के लिए उपयोगी सूचना में बदल सके और हमारी भाषा को पशु पक्षियों की भाषा में बदल दे और उनको बताए? यदि हम इसमें सफल होते हैं तो यह न केवल भारत बल्कि पूरी मानवता के लिए एक क्रांतिकारी कदम होगा। पशु पक्षियों से संवाद स्थापित करने पर हमें यह समझने में भी मदद मिलेगी कि जंगलों की अंधाधुंध कटाई और तेजी से होते शहरीकरण से उन्हें क्या परेशानियां हो रही हैं। हम इस संवाद से उनके लिए अनुकूल और सहायक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी सुझा सकते हैं। भारत को 2047 तक एक सर्वसंपन्न, आधुनिक और विकसित राष्ट्र बनाना है। हमें इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए संकल्प लेना होगा। हम सभी को मिलकर, एकजुट होकर 2047 तक एक विकसित भारत का निर्माण करना होगा। हमें एक नया, स्पष्ट और श्रेष्ठ उद्देश्य तय करना होगा और उसकी प्राप्ति के लिए पूरी ऊर्जा के साथ जुट जाना होगा। इनोवेशन ही किसी भी देश की सबसे बड़ी संपत्ति होती है और जो राष्ट्र इनोवेशन को अपनाता है वही प्रगति की दौड़ में आगे निकलता है। यदि हम इस दिशा में लगातार आगे बढ़ते रहे तो भारत निश्चित रूप से तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर होगा और दुनिया के सबसे अग्रणी राष्ट्रों में शामिल होगा। सोचिए, विचार कीजिए और इनोवेशन की दिशा में पहला कदम उठाइए। इस पशु पक्षियों से बातचीत करने के लिए ट्रांसलेटर मशीन आविष्कार के आइडिया पर अपनी राय कमेंट करें। कृपया इसे स्कूलों, विज्ञानम अनुसंधान केंद्रों के साथ साझा करें। छोटे बच्चों में कल्पना की अपार क्षमता होती है। आप उनमें ज्ञान विज्ञानम की जिज्ञासा जगाएं। वे जब बड़े होंगे तो बहुत संभव है कि आपकी दी हुई जिज्ञासा के बल पर वे विज्ञानम के अनुसंधान की दिशा में अग्रसर हों और दुनिया को अपने बड़े बड़े आविष्कार प्रस्तुत करें। पशु पक्षियों से बात करने वाली ट्रांसलेटर डिवाइस भी बना दें। सबको अपने बच्चों में कल्पना की क्षमता को बढ़ावा देना चाहिए। बच्चों को क्रिएटिव और इनोवेटिव कैसे बनाया जाए, इस पर सोच विचार करना चाहिए। जिन बच्चों में क्रिएटिविटी और इनोवेशन की क्षमता होगी, वो सब आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में सफलता के आकाश में बहुत ऊंची उड़ान कर पाएंगे। उनकी क्रिएटिविटी और इनोवेशन से देश भी सफल और समृद्ध होगा। अगर आपको यह वीडियो और इसमें दिया गया डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी का नया आइडिया अच्छा लगा हो तो आपसे विनम्र निवेदन है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आपका यह छोटा सा समर्थन मुझे प्रेरित करेगा कि मैं आपके सामने फिर से एक नए वीडियो और एक नए डिसरप्टिव इनोवेशन आइडिया के साथ उपस्थित हो सकूं। जय हिंद, जय भारत।